गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर शुरू कर दिया था। उसमें हमने जनरल टर्म्स करी थी सॉल्यूशन की कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, हाउ मैनी इट्स टाइप और फार्मूला टू रिप्रेजेंट द concentration of solution in different ways like molarity, mole fraction, mass fraction, concentration of solution etc. ठीक है, तो उससे आगे हम चैप्टर को फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फुगासिटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं? देखो, केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू होता है म्यू, ठीक है। ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड टू प्रेशर से रिलेटेड होता है केमिकल पोटेंशियल, और उसकी रिलेशन क्या है उसका? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन पी। ठीक है, ये रिलेशन आप लोगों का। वेर म्यू नॉट क्या है आपका? केमिकल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट। इसी तरह से अगर आइडियल गैस हमारे पास में है, अगर हमको ith कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई। ठीक है, वेयर म्यू आई नॉट क्या है आपका? केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। इट मीन्स वहाँ पे पी आई आपका क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। सिमिलरली आइडियल गैस के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, प्रेशर के टर्म्स में होता है म्यूजिकल टू म्यू नॉट आर टी एल एन पी, और कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या हो जाएगा? म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन सी आई। ठीक है, सी आई क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ith कंपोनेंट। हाउएवर टू एक्सप्लेन द रियल बिहेवियर और रियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेशर और कंसंट्रेशन टर्म्स की जगह फुगासिटी एंड एक्टिविटी वर्ड यूज़ करेंगे। तो फुगासिटी क्या है? फुगासिटी में भी डिफाइन एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेशर, डिफाइन एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेशर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस। एंड एक्टिविटी क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो फुगासिटी को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फुगासिटी आपका है, फुगासिटी एफ है, ये सब्स्टिट्यूट है प्रेशर का। प्रेशर यूज़ होता है टर्म्स आइडियल सॉल्यूशन के लिए और फुगासिटी यूज़ होता है रियल के लिए। और इसी तरह से कंसंट्रेशन का सब्स्टिट्यूट है एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो फॉर रियल मिक्सचर क्या होगा? म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई। एफ आई क्या है? एफ आई इज़ द फुगासिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ith इन द मिक्सचर। ठीक है, सिमिलरली इन ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना हो तो वहाँ पे हम कंसंट्रेशन के जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक्टिविटी वर्ड यूज़ करेंगे। तो म्यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन आई हो जाएगा। ठीक है, टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन एज गिवन अबव इम्प्लाइज दैट बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फुगासिटी से। अब फुगासिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है? फुगासिटी इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाई प्रेशर। व्हाट इज़ गामा हियर? व्हाट इज़ गामा है? गामा इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से गामा की वैल्यू हो जाएगी फुगासिटी डिवाइड बाई प्रेशर। तो व्हाट इज़ गामा? गामा क्या? एक्टिविटी कोफिशिएंट है। एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इट इज़ द रेशियो ऑफ फुगासिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ फुगासिटी टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सेम स्टेट। ठीक है, तो गामा हमारे पास हो जाएगा एफ बाई पी। इसी तरह से एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए फिर से हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जिसको हम कह रहे हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पे बराबर हो जाएगा ए बाई सी की, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में टर्म्स थी। तो एक्टिविटी और फुगासिटी से आप क्या समझते हैं? एक्टिविटी एंड फुगासिटी, ए एंड एफ। एक्टिविटी इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर रियल सॉल्यूशन एंड फुगासिटी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेशर फॉर रियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राउल्ट्स लॉ।
तो राउट्स लॉ क्या होता है? राउट्स लॉ हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ेंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स दैट सोल्यूट विच कैन नॉट exert partial pressure for solution। ठीक है, तो राउट्स लॉ क्या है? In a solution, the vapor pressure of the component at a given temperature is equal to mole fraction of that component in solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state। तो according to Raoult's law क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई ith कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन के अंदर वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास में बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हमारे पास में दो ही कंपोनेंट है सॉल्यूशन के पास में, वन इज़ नोन एज सोल्यूट एंड अनदर इज़ नोन एज सोलवेंट। ठीक है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। If the solute is non-volatile nature, it means it will not contribute to the total vapor pressure of the solution. Thus, vapor pressure of solution will be the vapor pressure of due to solvent in the solution only. तो solution का जो vapor pressure हो जाएगा, solution का जो vapor pressure हो जाएगा वो किसकी वजह से हो जाएगा? सिर्फ solvent की वजह से। P1 कह देंगे हम इसको, 1 से solvent को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 से solute को, तो solute की वजह से वेपर प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर है जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टोटल वेपर प्रेशर के अंदर। तो इस वजह से हमारा PS, अब देखो इसको हम समझते हैं। देखो PS हमारा क्या हो जाएगा? PS बराबर होता है P1 प्लस P2। व्हाट इज़ P1 प्लस P2? P1 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूएंट प्लस P2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो P2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो की, यानी कि PS किसके बराबर है यहाँ पे? P1 के। अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P1 किसके बराबर है? x1 मल्टीप्लाई बाई P01। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस वजह से PS हमारा किसके बराबर हो गया? x1 मल्टीप्लाई बाई P0। P01 भी कह सकते हैं, P1 भी कह सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो PS डिवाइड बाई P0 इसको नीचे ले आएंगे हम, ये किसके बराबर हो जाएगा? हमारा x1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन N1 मोल्स ऑफ सोलवेंट देन वी हैव, देखो अगर हमारे पास में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सोल्यूट के N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और सोलवेंट के N1 है, तो हमारे पास में x1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसी वजह से हमारी इक्वेशन जो थी ना PS डिवाइड बाई P0 जो x1 के बराबर थी उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास में आ गया वैल्यू पुट करने के बाद में कि N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अगर हम इसको सोल्व आउट करें थोड़ा सा, तो अगर हम दोनों को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 माइनस PS डिवाइड बाई P0, यहाँ पे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, तो इससे को माइनस किया तो ये हमारे पास में आ गया P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 डिवाइड बाई इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। व्हाट इज़ इन द एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन के अंदर P0 माइनस PS क्या है? लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? अब हमारा सोल्यूट हमने नॉन वोलेटाइल लिया था, हमने सोलवेंट तो कितना, उसकी वजह से सोलवेंट का कितना, सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ है उसको हम कह देंगे P0 माइनस PS। लेकिन अगर हम इसको P0 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम इसको P0 माइनस PS को P0 से ही डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। ठीक है, P0 माइनस PS हमारा होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन अगर P0 माइनस PS को हम P0 से ही डिवाइड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, तो आगे क्या है? अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा कम ले लेते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमने कम ले लिया
तो हमारे पास जो इक्वेशन थी N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हमारे पास में है तो N1 के कंपैरिजन में N2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 डिवाइड बाई N1 हो जाएगी, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 बाई N1। और हम सीधे तरीके से कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। इट मीन्स क्या है, फॉर ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट lowering of vapor pressure or relative lowering of vapor pressure is directly proportional to number of moles of solute। जितना सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, रिलेटिव lowering of vapor pressure उतना ही क्या हो जाएगा, हमारे पास में ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेशन फॉर टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज के लिए पढ़ना है। तो देखो अभी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। ये क्या है कि भाई ए कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है, इस तरह से पी बी। तो हमारे पास में टोटल प्रेशर हो जाएगा एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अगर हमें ये सेम इक्वेशन टोटल वेपर प्रेशर की इन टर्म्स ऑफ वेपर फेज़ के लिए लेके आनी है, ये है सोल्यूशन फेज़ के लिए। अगर हमें ये एक्स ए और एक्स बी सोल्यूशन फेज़ की बजाय वेपर फेज़ में लेके आना है तो उसको हम वेपर फेज़ के लिए रिप्रेजेंट करेंगे वाई मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वेपर फेज़ में वाई ए एंड वाई बी से। जो एक्स है ना, एक्स ए एक्स बी, वो हमारा वाई ए वाई बी हो जाएगा वेपर फेज़ के लिए। एक्स ए एक्स बी हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूशन फेज़ के लिए, लेकिन वेपर फेज़ मतलब लिक्विड फेज़ के लिए, वेपर फेज़ के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई ए वाई बी से। तो अकॉर्डिंग टू देन द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा वाई ए बराबर होता है पी ए डिवाइड बाई पी एंड वाई बी बराबर होता है हमारा पी बी डिवाइड बाई पी। ये होता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सोल आउट करेंगे। हमने क्या किया, वाई ए ये डिवाइड बाई पी था, वाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी था, तो हम इसको इधर ले आए। तो पी ए किसके बराबर हो गया हमारा, पी मल्टीप्लाई बाई वाई, और इस तरह से पी बी बराबर हो गया हमारा पी मल्टीप्लाई बाई वाई बी। लेकिन अब हमें पता है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, अब पी ए हमारा बराबर होता है एक्स ए पी नोट है और पी बी बराबर होता है हमारा एक्स पी नोट पी से। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा एक्स ए पी नोट ए बराबर हो जाएगा पी वाई ए एंड एक्स बी पी नोट बी बराबर हो जाएगा हमारा पी वाई बी। अब टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अब एक्स ए पी नोट, अब हमें ए की टर्म्स में लिखना है एक्स ए और एक्स बी को। तो अगर हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में लिखेंगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस में एक्स बी। तो एक्स ए की जगह हमने पुट कर दिया 1 माइनस में एक्स बी पी नोट ए प्लस में एक्स बी पी नोट बी। अब देखो हमने क्या किया, पी नोट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया पी नोट ए प्लस में, अब हमने क्या किया, एक्स बी इधर भी है और एक्स बी इधर भी है, दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो वो हमारे पास में आ गया पी नोट बी माइनस पी ए एक्स बी, ठीक है। तो इसी तरह से तो हमारे पास में क्या आ गया, अब हमें एक्स बी को एक साइड रखना है, बाकी सबको हम इधर ले आएंगे। तो हमारा सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे, पी नोट ए को। तो पी माइनस में पी नोट ए और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा पी नोट बी माइनस में पी नोट ए। तो एक्स बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में पी माइनस पी ए नोट ए डिवाइड बाई पी नोट बी माइनस में पी नोट ए। अब देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द सेकेंड रिजल्ट, तो हमारे पास में हमें पता है, देखो भाई हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि इक्वेशन हमारे पास में आ गई थी कि पी वाई बी बराबर था हमारा एक्स बी पी नॉट बी के। अब एक्स बी की वैल्यू हमने निकाली है, तो एक्स बी की वैल्यू जो निकाली है वो आई थी हमारी पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी माइनस पी बी। तो हम इसको सोल आउट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में लेके आएंगे तो इसको 1 में कर देंगे तो सारी इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी। तो 1 पी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइड बाई वाई बी। इसको डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ लेके गए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी
1 बाई पी इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस 1 प्लस वाई बी पी नॉट बी। ठीक है, ये हमारी आगे ये जो इक्वेशन आई है हमारी, दिस इज़ द टोटल प्रेशर इन वेपर फेज। ठीक है, आज हम यहीं तक कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, गुड बाय क्लास।